हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी हिट्स। तो दोस्तों, आज हम लोग आ गए हैं आप लोगों के सामने एक नई वीडियो के साथ। आज का जो टॉपिक है वो हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बलबन के बारे में। बलबन का नाम तो आप लोगों ने सुना ही होगा। दिल्ली सल्तनत में काफ़ी बार आया है और इनका जो किंगडम था वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था। तो आज हम लोग इसी के बारे में देखेंगे। और ये जो टॉपिक है ये ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर्स में और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी आपके इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ये टॉपिक आप लोगों को ग्रेजुएशन लेवल पे, मास्टर्स में और काफ़ी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में इस पे एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हम लोग देखने वाले हैं कि राइज ऑफ किंगडम, जो बलबन की किंगडम थी वो कैसे उभर के आई या फिर उसका उत्थान कैसे हुआ। तो हम लोग देखते हैं पहले बलबन के बारे में। Balban was one of the most powerful ruler of Delhi Sultanate and a key figure of slave dynasty. He played crucial role in strengthening the Sultanate after the weak rule of Nasiruddin Mahmud. तो नसीरुद्दीन महमूद के बाद बलबन ने दिल्ली सल्तनत को संभाला और ये काफ़ी ज़्यादा पावरफुल रूलर रहे हैं। अब हम देखते हैं राइज ऑफ बलबन, जिसमें पहला हम लोग का पॉइंट है अर्ली लाइफ एंड बैकग्राउंड। तो बलबन की अर्ली लाइफ क्या थी? तो जो बलबन थे वो एक गुलाम बन के ही यहाँ पर आए थे। तो वो भी जो गुलाम थे वो कहाँ के मतलब रहने वाले थे? जो बलबन वो तुर्की मूल के रहने वाले थे। तो इस गुलाम को मतलब कि बलबन को सुल्तान इल्तुतमिश ने खरीदा था और इनको खरीदने के बाद इन्हें उच्च स्थान पर पहुँचाया था। ठीक है, तो ये तो इनके बारे में प्रारंभिक जीवन रहा कि वो कैसे आए और कैसे ऊंचे पद पर पहुँचे। फिर उसके बाद वो धीरे धीरे एक काफ़ी ज़्यादा अमीर नोबल बन गए, मतलब कि अमीर आदमी जैसे होते हैं अमीर आदमी बन गए। फिर इन्होंने क्या किया, एक फाउंडेशन किया। ही बिकेम एन इन्फ्लुएंशियल मेंबर ऑफ चालीसा, जो एक ग्रुप था पावरफुल नोबल्स का, ड्यूरिंग द रेन ऑफ रजिया सुल्तान एंड लेटर सर्व्ड एज द प्राइम मिनिस्टर अंडर सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद। मतलब कि वह रज़िया सुल्तान के समय में उन्होंने एक समूह बनाया था जो 40 अमीर लोगों का समूह था, जिसमें वह भी एक सदस्य थे। बाद में सुल्तान नसीरुद्दीन महमूद के वज़ीर भी इनको बनाया गया था। तो ये था इनका दूसरा पॉइंट, बिकमिंग द सुल्तान। उसके बाद ये सुल्तान कैसे बने? तो इन्होंने कि 1266 में नसीरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया और मजबूत शासन की नींव उन्होंने रखी। थ्रोन को उन्होंने कैसे संभाला, ये सब इनके बारे में था। अब हम लोग देखते हैं उनकी थ्योरी ऑफ किंगशिप, मतलब कि उनकी क्या थ्योरी थी किंगशिप पर। इस पे बहुत लॉन्ग आंसर आता है ग्रेजुएशन लेवल पर और मास्टर्स में भी आप लोगों को इस पे क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा कि किंगशिप की थ्योरी क्या थी। अब हम देखते हैं बलबन्स थ्योरी ऑफ किंगशिप। अब इसमें क्या है कि बलबन बिलीव्ड इन द डिवाइन राइट ऑफ किंगशिप, विच मेंट दैट किंग वॉज गॉड रिप्रेजेंटेटिव ऑन अर्थ एंड शुड बी ट्रीटेड विद अटमोस्ट रिस्पेक्ट। मतलब जी, जो एक राजा का जो पद है वो भगवान के बराबर है और वो अपने आप को भगवान मानता है। हिज थ्योरी वॉज बेस्ड ऑन द फॉलोइंग प्रिंसिपल। अब कुछ प्रिंसिपल्स दिए हुए हैं नीचे जिनके बेस पर यह थ्योरी चलती है। तो पहला है डिवाइन अथॉरिटी। He declared that Sultan was chosen by God and ruled with his blessings. उसका ये मानना था कि सुल्तान को स्वयं ईश्वर ने चुना है, इसलिए उसकी सत्ता पर कोई सवाल नहीं उठा सकता है। ठीक है, दूसरा था रॉयल डिग्निटी एंड स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। इसमें क्या था कि उसने दरबार में काफ़ी कठोर नियम या अनुशासन लागू कर दिया था और दरबारियों को हंसने या मजाक व्यवहार करने से भी मना था। मतलब काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल्स फॉलो होते थे। तीसरा था कॉन्सेप्ट ऑफ ज़िल्ले इलाही, मतलब कि शैडो ऑफ गॉड। इसमें क्या था कि उसने मतलब ऐसा सिद्धांत बनाया था जिसमें खुद को उसने ईश्वर की छाया बताया और अपने शासन को देवीय रूप जैसे वैध ठहराया। ठीक है, और जो चौथा हम लोग का है वो है सप्रेशन ऑफ नोबिलिटी। तो सप्रेशन ऑफ नोबिलिटी में क्या था कि उसने सामंतों और अमीरों की शक्ति को कुचल दिया, जिससे विद्रोह की संभावनाएं समाप्त हो जाएं। इसका मतलब है कि जो अमीर लोग थे या फिर जो सामंत लोग थे, मतलब जो नोबल्स थे वहाँ पे, और जो पावरफुल लोग थे जो बोलने का अधिकार रखते थे, उन लोगों को इसने दबा दिया ताकि ये लोग अपनी आवाज़ ना उठाएं राजा के सामने। पांचवा था स्ट्रॉन्ग मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ही स्ट्रेंथन द आर्मी एंड मेंटेन्ड अ स्पाई सिस्टम टू मॉनिटर हिज ऑफिशियल। तो उसने अपनी आर्मी को काफ़ी ज़्यादा मजबूत किया
जो छठा है वो है जस्टिस एंड फेयर। छठे पॉइंट में मतलब ये था कि बलबन ने सख्त कानून लागू किए और विद्रोहियों तथा अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने की सज़ा सुनाई। तो ये 6 पॉइंट्स हैं जो आप लोगों के काम आने वाले हैं और इन 6 पॉइंट्स में काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में मैंने ये नोट्स बनाए हैं और काफ़ी ज़्यादा शॉर्ट में ये लिखा हुआ है, तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को ये समझ में आया होगा। लास्ट में इसका कंक्लूजन देख लेते हैं कि बलबन्स पॉलिसी लेड द फाउंडेशन ऑफ अ पावरफुल एंड डिसिप्लिन मोनार्की इन्फ्लुएंसिंग लेटर रूलर ऑफ दिल्ली सल्तनत। तो जो इनकी ये इतनी सारी नीतियाँ दी हुई हैं, ये काफ़ी कठोर नीतियाँ थी दिल्ली सल्तनत में, ठीक है? जिसने दिल्ली सल्तनत को काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली बनाया और राजसत्ता की नींव रखी। हालाँकि उसकी कठोरता के कारण उसका शासन बहुत कमज़ोर हो गया था और सल्तनत भी जो थी उसकी वो धीरे-धीरे जा रही थी। लेकिन जितने जितने टाइम तक उसका राज रहा उतने टाइम तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट रूल फॉलोज़ हुए हैं। ठीक है? तो ये था आज की वीडियो में और मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ये था आज की वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।